एक यूनिवर्सिटी जिसे कभी मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी शैक्षणिक क्रांति कहा गया, एक ऐसा कैंपस जिसे बनाने में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए, जहां मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी और हजारों छात्रों का भविष्य। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रबंधन को इन अवैध निर्माणों को 15 से 20 दिन के भीतर स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया, अन्यथा प्रशासन द्वारा इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 40 से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी हो चुका है। कभी इस यूनिवर्सिटी को आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन आज वही प्रोजेक्ट सरकार और अदालतों के बीच सबसे बड़े विवादों में से एक बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस विश्वविद्यालय को बनाने में करीब 2 दशक लगे, उसे अब तोड़ने की नौबत आ गई? क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है या इसके पीछे राजनीति, जमीन और कानून की लंबी कहानी छुपी हुई है? आज इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझें। शुरुआत करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी के सपने से कि जौहर यूनिवर्सिटी का सपना आखिर था क्या। इस कहानी की शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से। रामपुर की राजनीति में आजम खान का नाम किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है। कई बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरों में उनकी गिनती होती है। लेकिन राजनीति से इतर आजम खान का एक और सपना था, रामपुर में ऐसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाना जहां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। उनका कहना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसी सोच से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कल्पना सामने आई। यूनिवर्सिटी का नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि शिक्षा के भी बड़े समर्थक थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए आजम खान ने अपने शिक्षा संस्थान का नाम भी उन्हीं के सम्मान में रखा है। यूनिवर्सिटी सीधे आजम खान के नाम पर नहीं बनाई गई, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट। यही ट्रस्ट विश्वविद्यालय के निर्माण, संचालन और प्रशासन का जिम्मेदार रहा। लंबे समय तक आजम खान इस ट्रस्ट के प्रमुख चेहरों में रहे हैं और उन्हें इसका अध्यक्ष माना जाता रहा है। इसी ट्रस्ट के माध्यम से जमीन खरीदी गई, दान लिया गया और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। साल 2004-2005 के आसपास इन परियोजनाओं पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान विश्वविद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आई। रामपुर मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर तहसील सदर के गांव अलियागंज के नजदीक 18 सितंबर 2006 में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किया। उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अपने 52 मंत्रियों के समूह के साथ रामपुर आए थे और भव्य कार्यक्रम के दौरान जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना। धीरे धीरे कैंपस का निर्माण शुरू हुआ। अगले कई वर्षों में ये उत्तर भारत के सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालय परिसरों में गिना जाने लगा। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी और यहाँ अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कितने बड़े क्षेत्र में फैली, तो आपको बता दें कि ये सवाल जिससे आगे का पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस लगभग 70 हेक्टेयर यानी करीब 170-173 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी विशाल परिसर में शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, प्रशासनिक इमारतें, स्टाफ क्वार्टर, मस्जिद, खेल परिसर, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और कई अन्य ढांचे बनाए गए हैं। यानी ये केवल एक कॉलेज नहीं है, बल्कि एक मिनी एजुकेशन टाउनशिप के रूप में विकसित किया गया है। समय के साथ इस परिसर में कई संस्थान स्थापित किए गए। इनमें से प्रमुख रूप से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, मैनेजमेंट विभाग, आर्ट्स और साइंस फैकल्टी, विशाल केंद्रीय पुस्तकालय, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, प्रशासनिक भवन, खेल परिसर, स्टाफ आवास। आजम खान अक्सर कहते थे कि उनका उद्देश्य रामपुर को एक शिक्षा नगरी में बदलना है। राजनीति में कई नेता सड़कें, पुल या अस्पताल बनवाने के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन आजम खान चाहते थे कि उनकी पहचान शिक्षा के क्षेत्र में बने। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा कि अगर उनकी राजनीति विरासत खत्म भी हो जाए तो भी जौहर यूनिवर्सिटी उनके जीवन का सबसे बड़ा काम मानी जाएगी। इसी वजह से मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे लगातार आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जिस यूनिवर्सिटी को आजम खान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, उसी यूनिवर्सिटी की जमीन पर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। किसानों ने आरोप लगाए कि उनकी जमीन दबाव में ली गई। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन और लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ। कई शिकायतें दर्ज हुई, जांच शुरू हुई, मामला अदालत तक पहुंच गया। यहीं से शुरू हुई वो कानूनी लड़ाई जिसने धीरे धीरे जौहर यूनिवर्सिटी को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भूमि विवादों में बदला। बीजेपी सरकार बनने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। आजम खान पर रामपुर में दर्ज करीब 90 मामलों में से लगभग 30 मामले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघा जमीन पर बनी है और खरीदी गई जमीनों को लेकर कानूनी विवाद आज भी जारी है। पिछले 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी पर लगातार प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि साल 2017 के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई शुरू हुई। जुलाई 2019 को 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई जारी रही। 2019 से 21 के बीच सरकार ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन को वापस लेना शुरू किया। हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सितंबर 2022 को यूनिवर्सिटी परिसर में करोड़ों रुपए की नगर निगम की सफाई मशीनें जमीन में दबी हुई मिली। 2023 में आईटी छापों में 60 करोड़ की बजाय 800 करोड़ के खर्च का खुलासा हुआ। टैक्स चोरी की आशंका जताई गई। अप्रैल 2024 में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे समेत 13 अन्य लोगों पर अलीगंज के किसानों की जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय किए गए। जुलाई 2024 में रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा लिया और 2 इमारतों को सील कर दिया। फरवरी 2025 में जौहर यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए के हॉस्टल निर्माण घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया। 93.48 लाख की पहली किस्त ब्याज सहित वापस मांगी गई। कार्रवाई के बाद आजम खान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जुलाई 2019 में पीडब्ल्यूडी सड़क पर अवैध रूप से प्रवेश द्वार बनाने पर 3.27 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सितंबर 2021 में रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से लगभग 170 एकड़ जमीन वापस ली। सितंबर 2023 में ईडी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि कॉलेज निर्माण के लिए 6 विभागों से 106 करोड़ जारी किए गए थे। अप्रैल 2025 में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर 450 करोड़ खर्च हुए, जबकि खाते में केवल 100 करोड़ दर्ज। ईडी ने इसके लिए नोटिस भी जारी किया। अब किसी भी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है जमीन, लेकिन अगर उसी जमीन पर सवाल उठ जाए तो पूरी इमारत भी विवादों में घिर जाती है। जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस जमीन पर कभी शिक्षा का सपना खड़ा हुआ था, वही जमीन आगे चलकर अदालतें, सरकारी फाइलों और राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण रामपुर के सिंगनखेड़ा क्षेत्र में किया। शुरुआत में ट्रस्ट ने स्थानीय किसानों से जमीन खरीदनी शुरू की। समय के साथ साथ अलग अलग गांव की भूमि को जोड़कर एक बड़ा कैंपस तैयार किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कुछ जमीन ट्रस्ट को दे दी गई। सरकार का उद्देश्य था कि वहां एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान विकसित हो, लेकिन इस लीज के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई थी। यहीं से आगे का पूरा विवाद शुरू होता है। पहला विवाद है किसानों की जमीन का। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन दबाव, धमकी और गलत तरीके से ली गई। कई किसानों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने स्वेच्छा से जमीन नहीं बेची। दूसरी ओर आजम खान और जौहर ट्रस्ट लगातार ये कहते रहे कि सारी जमीन कानूनी तरीके से खरीदी गई, किसी से जबरन कब्जा नहीं किया गया। यही आरोप आगे चलकर कई एफआईआर और जांच का आधार बना। दूसरा विवाद सरकारी जमीन और लीज की शर्तों का। सरकार का कहना था कि ट्रस्ट को जो सरकारी जमीन लीज पर दी गई थी, उसका उपयोग केवल उन्हीं शर्तों के अनुसार होना चाहिए था जिन पर उसे आवंटित किया गया था। लेकिन प्रशासन ने आरोप लगाया कि लीज की कई शर्तों का पालन नहीं किया गया। सरकारी भूमि का उपयोग तय नियमों से अलग हुआ। कुछ निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं किए गए। इसी आधार पर सरकार ने लीज की समीक्षा शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी बनती गई, लेकिन विवाद भी बढ़ता गया। एक तरफ कैंपस लगातार बड़ा होता जा रहा था, नई नई इमारतें बन रही थी, कॉलेज खुल रहे थे, छात्र दाखिला ले रहे थे। दूसरी तरफ जमीन को लेकर शिकायतें बढ़ गई। धीरे धीरे मामला सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। प्रशासन ने राजस्व, रिकॉर्ड, नक्शे, निर्माण स्वीकृति और सरकारी भूमि के उपयोग की जांच शुरू कर दी। 2017 में सत्ता बदली और कहानी ने नया मोड़ ले लिया। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आजम खान से जुड़े कई मामलों की दोबारा जांच शुरू हो गई। जौहर यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में आ गई। सरकारी एजेंसियों ने जमीन के रिकॉर्ड, लीज दस्तावेज, निर्माण की मंजूरी, राजस्व अभिलेख और प्रशासनिक अनुमतियों की जांच शुरू कर दी। यहीं से विश्वविद्यालय पर सरकारी कार्रवाई तेज हो गई। एक के बाद एक दर्ज हुए कई मुकदमे। आने वाले वर्षों में आजम खान और उनसे जुड़े लोगों पर कई मामले दर्ज हुए। इनमें शामिल थे किसानों की जमीन से जुड़े आरोप, सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप, राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी, निर्माण संबंधी अनियमितताएं और अन्य प्रशासनिक मामले। हालांकि आजम खान ने इन सभी मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वहीं सरकार का कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है और अवैध कार्यों पर कार्रवाई की जाए। 2021 जब सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया,
लगातार चलती रही जांच के बाद सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई लगभग 17.5 हेक्टेयर सरकारी जमीन की लीज समाप्त की जाती है। इसके बाद प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय पहुंचा। राजस्व अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का कब्जा फिर से सरकार के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। ये कार्रवाई पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। जब प्रशासन कब्जा लेने पहुंचा तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कहते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि वो ट्रस्ट की ओर से ऐसा निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके बाद प्रशासन ने सरकारी प्रक्रिया के तहत एक तरफा कब्जा दर्ज कर दिया। जौहर ट्रस्ट ने सरकार की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी, लेकिन सरकार का पक्ष था कि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है। बाद में अदालत से ट्रस्ट को तत्काल राहत नहीं मिली और सरकार की कार्रवाई जारी रही। यही फैसला आगे आने वाली सभी प्रशासनिक कार्रवाई की नींव बना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सरकार ने जमीन तो वापस ले ली, लेकिन अब सवाल था कि यूनिवर्सिटी के अंदर बनी दर्जनों इमारतों का क्या होगा। क्या वो कानूनी थी? क्या उनका नक्शा पास था? क्या निर्माण की अनुमति ली गई थी या फिर पूरा कैंपस ही नियमों के खिलाफ खड़ा किया गया था? इन्हीं सवालों के जवाब ने 2026 में पूरे देश का ध्यान फिर से जौहर यूनिवर्सिटी की ओर खींचा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। सरकार बदलने के साथ ही कई पुराने मामलों की फाइलें फिर खुली, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक यूनिवर्सिटी जिसे कभी शिक्षा का प्रतीक बताया गया था, वो कुछ ही वर्षों में पुलिस जांच, कोर्ट केस, सरकारी नोटिस और बुलडोजर कार्रवाई तक पहुंच जाएगी। योगी सरकार बनने के बाद प्रशासन ने उन परियोजनाओं की समीक्षा शुरू की जिन पर पहले से विवाद चल रहे थे। जौहर यूनिवर्सिटी उनमें शामिल थी। सरकार का कहना था कि विश्वविद्यालय से जुड़े कई मामलों में शिकायत पहले से लंबित थी, लेकिन उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एक एक दस्तावेज की जांच शुरू कर दी। यहीं से जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहा, बल्कि जांच का विषय बनी। 2017 के बाद आजम खान और उनके परिवार पर एक दो नहीं बल्कि कई दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। इनमें जमीन, राजस्व रिकॉर्ड, कब्जे, किसानों की शिकायतें, प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े आरोप शामिल थे। कई मामलों में पुलिस जांच हुई, कई मामलों में अदालत में सुनवाई चली और कुछ मामलों में आजम खान को जेल भी जाना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने इन कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया, जबकि राज्य सरकार का कहना था कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी एजेंसियों ने यह भी जांच शुरू की कि विश्वविद्यालय के भीतर बने भवनों का नक्शा किस आधार पर स्वीकृत किया, किन इमारतों की अनुमति ली गई, कौन से निर्माण बाद में किए गए, क्या सभी भवन विकास प्राधिकरण की मंजूरी के अनुसार बने। यही जांच आगे चलकर सबसे बड़े विवाद की वजह बनी। विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच रामपुर विकास प्राधिकरण ने भी की। प्राधिकरण ने रिकॉर्ड का मिलान किया तो उसके अनुसार कई निर्माण ऐसे मिले जिनकी अनुमति या तो उपलब्ध नहीं थी या स्वीकृत नक्शे से अलग बताए गए। यहीं से अवैध निर्माण का मामला सामने आ गया। जांच के दौरान प्रशासन ने पूरे कैंपस का सर्वे कराया। इस सर्वे में विश्वविद्यालय परिसर की 40 प्रमुख इमारतों का विवरण तैयार किया गया। रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रशासन का दावा था कि केवल 2 इमारतों के निर्माण को वैध स्वीकृति प्राप्त थी, जबकि 38 इमारतें बिना स्वीकृति मानचित्र या आवश्यक अनुमति के बनाई गई हैं। यही वो दावा है जिसने पूरे मामले को अब नई दिशा दे दी। रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार जिन 38 भवनों पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई, उनका कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 82,309.80 वर्ग मीटर है। इनमें शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक ढांचे, हॉस्टल और अन्य निर्माण शामिल बताए गए। प्राधिकरण का कहना था कि ये निर्माण विकास प्राधिकरण की मंजूरी के अनुरूप नहीं पाए गए। जुलाई 2026 में विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि 38 भवनों को अवैध निर्माण माना गया है। संबंधित पक्ष निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दे। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ध्वस्तीकरण यानी डिमोलिशन की कार्यवाही भी की जाएगी। यानी पहली बार बुलडोजर की कार्यवाही आधिकारिक रूप से सामने आई। नोटिस मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर के भीतर अस्थायी कैंपस बनाया। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों ने जरूरी दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि निर्माण से संबंधित अपना पक्ष रखा जा सके। कैंपस में यह आशंका भी बढ़ गई कि किसी भी समय प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 38 इमारतों में से 2 इमारतें क्यों बची? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जिन 2 भवनों की आवश्यक अनुमति उपलब्ध थी, उन्हें इस कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। बाकी 38 भवनों को विकास प्राधिकरण ने नियमों के विपरीत निर्मित बताया। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इन निष्कर्षों से सहमत नहीं है और अपने दस्तावेजों के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ अभी बाकी था। जब पूरा ध्यान सिर्फ इमारतों पर था, तभी प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से गुजरने वाली एक सड़क को लेकर भी बड़ा फैसला किया। पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के भीतर लगी सड़क पर बोर्ड लगाकर उसे पब्लिक रूट घोषित कर दिया।
एक तरफ नोटिस जारी हो चुका था, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने दस्तावेज जुटा रहा था। लेकिन इसी बीच रामपुर के लोगों ने ऐसा दृश्य देखा जिसने साफ कर दिया कि सरकार अब सिर्फ नोटिस देकर रुकने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे और कैंपस के भीतर एक बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड पर लिखा था कि ये सड़क अब विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि जनता की है। इसके बाद बुलडोजर की चर्चा और तेज हो गई। आखिर सरकार एक एक कदम करके क्या संदेश देना चाहती है? रामपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर का रिकॉर्ड, स्वीकृत मानचित्र और निर्माण अनुमति की जांच की गई। जांच के बाद प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 प्रमुख भवन हैं। इनमें केवल 2 भवनों के निर्माण की स्वीकृति उपलब्ध है, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृति, नक्शे या आवश्यक विकास प्राधिकरण की अनुमति के बनाए गए हैं। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया अपनाई गई। किन किन भवनों पर कार्रवाई की बात हुई तो प्रशासन ने हर भवन का अलग अलग सार्वजनिक विवरण जारी नहीं किया, लेकिन नोटिस के अनुसार जिन निर्माणों पर सवाल उठे हैं उनमें शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक और अन्य संस्थागत ढांचे शामिल हैं। इन सभी का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 82,309.80 वर्ग मीटर बताया गया। अगर प्रशासन का आदेश लागू होता है तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संस्थागत ध्वस्तीकरण अभियानों में से एक हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर तुरंत चलेगी? नहीं, ये समझना जरूरी है। नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन बुलडोजर चल जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्ष को जवाब देने का अवसर दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता तभी आगे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। और यदि मामला अदालत में जाता है तो न्यायालय के आदेश भी महत्वपूर्ण है, यानी अंतिम कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। फिर आया पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा कदम। इसी बीच लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने एक और बड़ा कदम उठाया। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर से गुजरने वाली सड़क पर विभाग ने अपना बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर साफ लिखा गया कि ये पब्लिक रूट है, यानी सरकार का दावा है कि इस सड़क का उपयोग आम जनता भी कर सकती है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित सड़क सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक मांग के रूप में दर्ज है, लेकिन समय के साथ ये सड़क विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा दिखाई देने लगी। इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने वहां अपना बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया कि ये किसी निजी संस्थान की निजी सड़क नहीं है, इस पर आम नागरिकों का भी अधिकार है। अगर ये सड़क पूरी तरह सार्वजनिक मार्ग मानी जाती है तो आम लोग उस रास्ते से आ जा सकेंगे। विश्वविद्यालय उस पर विरोध नियंत्रण का दावा नहीं करेगा। भविष्य में प्रशासनिक कार्रवाई करना भी सरकार के लिए आसान हो सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर भी अंतिम स्थिति राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया से ही तय होगी। बुलडोजर की चर्चाओं के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। परिसर में एक विशेष कैंप बनाया गया। अधिकारियों ने पुराने नक्शे, स्वीकृत पत्र, निर्माण से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और अन्य रिकॉर्ड जुटाने शुरू कर दिए। उद्देश्य साफ था, प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखना और कानूनी रूप से निर्माण को सही साबित करने की कोशिश करना। आजम खान पहले भी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध बताते रहे। समाजवादी पार्टी का भी यही आरोप रहा कि सरकार चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ हो रही है। यानी दोनों पक्षों की दलीलें पूरी तरह अलग हैं और यही कारण है कि मामला लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर सरकार 38 इमारतों को अवैध बता रही है तो इतने वर्षों तक ये इमारतें बनती कैसे? जब निर्माण हो रहा था तब क्या किसी सरकारी विभाग ने आपत्ति नहीं जताई? अगर मंजूरी नहीं थी तो काम बीच में क्यों नहीं रोका गया? और अगर मंजूरी थी तो आज प्रशासन उसे अवैध क्यों बता? यही सवाल इस पूरे विवाद को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक बहस का भी विषय बना देता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल उन हजारों छात्रों का है जिनकी पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। क्या जौहर यूनिवर्सिटी का अस्तित्व खतरे में है या फिर ये लड़ाई अभी अदालतों में लंबी चलेगी? इसके साथ एक और सवाल है, क्या पूरी यूनिवर्सिटी टूट जाएगी? ये सवाल आज सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब है फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी आदेश सामने आया है वो रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी ध्वस्तीकरण नोटिस है। इसके बाद संबंधित पक्ष को अपना जवाब देने का अधिकार है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने दस्तावेज के साथ ये साबित करता है कि निर्माण वैध है और आवश्यक है, अनुमति मौजूद है, तो प्रशासन को उस पर विचार करना होगा। और अगर मामला अदालत पहुंचता है तो अंतिम फैसला न्यायालय करेगा। यानी भी बुलडोजर की संभावना जरूर है, लेकिन अंतिम निर्णय कानूनी प्रक्रिया के बाद। अब ऐसे में छात्रों का क्या होगा? यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पक्ष है। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। यहाँ वर्षों से हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य कई कोर्स संचालित होते रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर डिमोलिशन होता है तो सबसे ज्यादा असर छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और पूरे शैक्षिक ढांचे पर पड़ेगा। इसी वजह से ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब सरकार का क्या कहना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई आम नागरिक हो या बड़ा राजनीतिक नेता। यदि किसी भवन का निर्माण बिना वैध अनुमति के हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी।
सरकार का ये भी कहना है कि कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है, यानी सरकार पूरी तरह कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई बता रही है। तो दूसरी ओर आजम खान और समाजवादी पार्टी लगातार कहते रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है। जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है उनका उद्देश्य राजनीतिक दबाव बनाना है। हालांकि इन दावों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच प्रक्रिया के बाद ही निकल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर प्रशासन सही है तो इतने वर्षों तक निर्माण कैसे चलता रहा? अगर निर्माण अवैध था तो काम शुरू होते ही रोका क्यों नहीं गया? और अगर उस समय सरकारी विभागों ने आपत्ति नहीं की तो आज वही इमारतें अवैध कैसे घोषित की जा रही हैं? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले के 3 अलग-अलग पहलू हैं। पहला, कानूनी पहलू। क्या निर्माण वास्तव में बिना अनुमति हुआ? क्या नक्शा पास था? क्या नियमों का पालन किया गया? इन सवालों का जवाब दस्तावेज और अदालत तय करेगी। दूसरा पहलू, प्रशासनिक पहलू। अगर निर्माण गलत था तो संबंधित विभाग इतने वर्षों तक कर क्या रहे थे? क्या समय पर निगरानी नहीं हुई? अगर हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और तीसरा पहलू है राजनीतिक पहलू। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नेताओं में रहे हैं, इसीलिए उनके समर्थक इस कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, जबकि सरकार इसे कानून का पालन बताती है। यानी ये मामला कानून और राजनीति दोनों का मिश्रण बन चुका है। क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अभी कई कानून विकल्प खुले हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अपील कर सकता है, अदालत जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है और डिमोलिशन आदेश को चुनौती दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला अदालतों में और लंबा चल सकता है। इस पूरे विवाद की टाइमलाइन एक बार फिर समझ लीजिए। 2004-05 जौहर यूनिवर्सिटी की योजना पर काम शुरू हुआ। 2005 में जौहर ट्रस्ट को सरकारी भूमि लीज पर मिली। 2006 से 2012 के बीच कैंपस का तेजी से निर्माण हुआ, अलग कॉलेज शुरू हुए। 2012 में निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिलने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां तेज हुई। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद पुराने मामलों की जांच। 17 से 20 में किसानों की शिकायतें, जमीन विवाद, कई मुकदमे दर्ज हुए। 2021 में सरकार ने लगभग 70.5 हेक्टेयर लीज वाली जमीन वापस लेकर कब्जा अपने नाम दर्ज कराया। 22 से 25 में रिकॉर्ड नक्शे और निर्माण की जांच जारी रही। जुलाई 2026 आरडीए ने 40 से 38 भवन को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया। 16 जुलाई 2026 पीडब्ल्यू ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित करते हुए बोर्ड लगाया। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, ये शिक्षा, राजनीति, जमीन, कानून और प्रशासन, इन पांचों के टकराव की कहानी है। एक तरफ आजम खान का वो सपना जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा कि कानून के खिलाफ बने किसी भी निर्माण को नहीं छोड़ा जाएगा। अब अंतिम फैसला न राजनीतिक बयान तय करेंगे, न टीवी डिबेट, बल्कि अदालत, दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य क्या होगा। क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण पर कार्रवाई है या इसके पीछे राजनीति भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।